नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। अब मिटेंगी गद्दाफी की निशानियां। लीबिया में अब अपदस्थ तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की निशानियों पर लोकतंत्र समर्थक नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल की अंतरिम सरकार का कहर टूट रहा है। सरकार ने लीबिया में गद्दाफी के तानाशाही दौर की निशानियों को तबाह करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत राजधानी त्रिपोली स्थित गद्दाफी के मुख्य सैन्य और आवास परिसर के चारों तरफ घिरी दीवारों को गिराने से हुई है। परिसर को बाब अल अजीजिया नाम से जाना जाता है। लीबिया के नए शासकों के अनुसार अत्याचार के प्रतीकों को नष्ट करने का समय आ गया है। चारों तरफ किले की प्राचीरों जैसी पहले गद्दाफी के इस परिसर को लीबियाई जनता लंबे समय से पसंद नहीं करती रही है। 4 दशक से सत्ता पर काबिज गद्दाफी के शासन में परिसर के आसपास जाने से भी लीबिया वासियों को डर लगता था। इस परिसर पर लोकतंत्र समर्थकों का कब्जा युद्ध में उनकी एक अहम कामयाबी है। लोकतंत्र समर्थक सेना के कमांडर अहमद घार गौरी ने कहा कि यह क्षेत्र एक सार्वजनिक पार्क में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि अत्याचार के इस प्रतीक को गिराना क्रांतिकारी फैसला है। इस बीच गद्दाफी के महल के सामने लोकतंत्र समर्थकों ने पहले ही एक प्रांगण बना लिया है, जिसका इस्तेमाल वे गद्दाफी के खिलाफ भाषण देने में करते हैं। त्रिपोली निवासी इस महल को देखने के लिए आ रहे हैं। नैनो रोबोट अब शरीर में जाके करेगा इलाज। सपना सा लगता है कि नैनो रोबोट आपके शरीर में जाकर किसी बीमारी को पहचाने और उसका इलाज करे, लेकिन जल्द ही ये सपना हकीकत बन सकता है। ये संभव हो पाएगा क्योंकि अब सूक्ष्म रोबोट यानी नैनोबॉट्स के लिए ऐसे कृत्रिम तंतु विकसित कर लिए गए हैं जो उसे शरीर में बीमार स्थान पर भेज सकेंगे। अभी तक समस्या यह थी कि नैनोबॉट्स अत्यधिक हल्का होने के कारण शरीर में रक्त प्रवाह के साथ खो जाते थे, आगे नहीं बढ़ पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि नया विकसित मजबूत कृत्रिम तंतु उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। साइंस जर्नल के एक नए संस्करण के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने नैनोबॉट्स के लिए यह तंतु विकसित किए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नैनोबॉट्स के इस्तेमाल की काफी संभावनाएं देखी जा रही हैं। माना जा रहा है कि इससे कैंसर से लड़ने, दवाएं देने और परजीवियों को नष्ट करने में बहुत मदद मिल सकती है। नैनोबॉट्स के साथ अभी तक की सबसे बड़ी समस्या उन्हें रक्त प्रवाह के साथ या विपरीत भेजने की थी, मगर अब नए विकसित बेहद मजबूत और लचीले तंतु उन्हें आसानी से रक्त के प्रवाह के साथ और विपरीत दिशा में ले जा सकते हैं। यह तंतु मजबूत और लचीले कार्बन नैनोट्यूब के तार से बनाए गए हैं। टीम के प्रमुख प्रोफेसर जियोफ स्पिंक ने कहा कि जब विद्युत का संचालन किया जाएगा तो यह तंतु 1 मिनट में 600 बार तक घूम सकेगा। ड्रोन हमलों को लेकर जवाब दे रहा है पाकिस्तान का धैर्य। हाल में पाकिस्तान के कबायली इलाके वजीरिस्तान पर अमेरिकी ड्रोन हमले के बाद रक्षा मंत्री अहमद मुख्तार ने कहा कि अब सरकार का धैर्य समाप्त हो रहा है और वॉशिंगटन को इसकी सीमा की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पाकिस्तान इन एक तरफा ड्रोन हमलों का विरोध कर रहा है और मुख्तार ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही ड्रोन हमलों पर संशोधित नीतियों का खुलासा करेगी। यह चेतावनी हाल ही में अमेरिकी ड्रोन विमानों द्वारा अफगानिस्तान की सीमा से सटे वजीरिस्तान में 4 हमले करने के बाद आई है। इन हमलों में अलकायदा के 10 आतंकियों की मौत हो गई थी। सौर ऊर्जा से चालित नौका मुंबई के लिए रवाना। सौर ऊर्जा से चालित विश्व की सबसे बड़ी नौका MS टिरानो प्लैनेट सोलर 18 महीने में पूरी दुनिया की यात्रा के तहत सोमवार को सिंगापुर से मुंबई के लिए रवाना हो गई। मोनाको बंदरगाह से 27 सितंबर 2010 को इस नाव की यात्रा शुरू हुई थी। इस यात्रा के दौरान यह नाव हिंद महासागर और स्वेज नहर को पार करते हुए अंत में वापस भूमध्य सागर पहुंचेगी, जहां से इसका अगले साल मई तक मोनाको जाने का कार्यक्रम है। MS टिरानो प्लैनेट सोलर के एक प्रवक्ता ने बताया कि वह दक्षिणी थाईलैंड के फुकेट पहुंचेंगे। उसके बाद श्रीलंका होते हुए अगले महीने के मध्य में या फिर अंत तक मुंबई पहुंच जाएंगे। इस नाव पर 537 वर्ग मीटर का फोटोवोल्टिक पैनल या सौर विद्युत पैदा करने वाला उपकरण है, जिससे नाव को चलाने के लिए 1 मेगावाट बिजली पैदा होती है। अब तक करीब 40,000 किलोमीटर की यात्रा में यह नाव मियामी, कानकुन, पनामा, गालापागोस द्वीप, बोरा बोरा, टोंगा, ब्रिस्बेन, मनीला और हांगकांग पहुंच चुकी है। प्रवक्ता के मुताबिक मुंबई से आगे के मार्ग का कार्यक्रम अब तक तय नहीं किया गया है। लाखों पाकिस्तानी कर रहे हैं खाद्य असुरक्षा का सामना। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने के कारण उनके देश के लाखों लोग खाद्य असुरक्षा की स्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस चुनौती के प्रति जागरूक है। गिलानी ने 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि खाद्य पदार्थों के ऊंचे दामों के कारण
हुई खाद्य असुरक्षा एक ऐसी स्थिति है जिसका लाखों पाकिस्तानी सामना कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह दिवस ऊंची खाद्य कीमतों और सबसे कमजोर तबकों पर पड़ रहे इसके प्रभाव को रेखा अंकित करता है। पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ है। पाकिस्तान में खाद्य पदार्थों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर बीते 2 सालों में ज्यादा दाम बढ़े हैं। विनाशकारी बाढ़ में फसलें नष्ट हो गई हैं। हजारों एकड़ कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा और देश के किसानों पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। वॉल स्ट्रीट विरोधी आंदोलन अन्य शहरों में भी फैला। अमेरिका के शिकागो वॉल स्ट्रीट आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे करीब 175 प्रदर्शनकारियों को टेंट नहीं हटाने पर सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अन्य स्थानों पर प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ टकराव से पीछे हट गए। वॉल स्ट्रीट मूवमेंट के समर्थन में न केवल अमेरिकी शहरों बल्कि दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन हुए। दुनिया भर के शहरों में कल हजारों लोगों ने कॉर्पोरेट लालच और वित्तीय संकट में वॉल स्ट्रीट की भूमिका के खिलाफ रैली निकाली। रोम में प्रदर्शन ने दंगे का रूप ले लिया। करीब 70 लोग घायल हुए। हालांकि ज्यादातर मार्चों में पुलिस के साथ टकराव नहीं हुआ। अमेरिका में शिकागो के अलावा न्यूयॉर्क और अन्य शहरों में दर्जनों लोग गिरफ्तार किए गए। शिकागो में पुलिस ने उमड़ती भीड़ को काबू में रखने या उन्हें निजी संपत्ति से दूर रखने की कार्रवाई की। अनार में चमत्कारी रसायन की खोज। प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। अनार जैसे फल से वैज्ञानिकों ने प्यूनिकला जीन्स नामक चमत्कारी रसायन निकाला है जो हृदय रोगों से लेकर कैंसर तक में प्रभावी और जल्द असर दिखाता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक अनार को प्राकृतिक दवाइयों के क्षेत्र में स्विस आर्मी नाइफ की संज्ञा दे रहे हैं, जो एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अनार निम्न रक्तचाप, सूजन, कैंसर, यौन रोगों से लड़ने और दिल के रोगों में तेजी से असर करता है। रिपोर्ट के मुताबिक यह पहली बार है जब वैज्ञानिक अनार में मौजूद एक रासायनिक तत्व को निकालने में सफल हुए हैं। प्यूनिकला जीन्स नामक यह पोषक तत्व अनार के छिलके, बीज और भीतर की पीली झिल्ली में समाहित होता है, जिन्हें हम फेंक देते हैं। यह रासायनिक तत्व अनार के गुणों को अद्वितीय बना देता है। मजे की बात तो यह है कि यह प्यूनिकला जीन्स अभी तक सिर्फ अनार में ही पाया गया है। डॉक्टर सर्जियो के मुताबिक अनार के खाद्य भागों में रासायनिक तत्व निकालने का तरीका अभी तक उनके पास नहीं था, लेकिन अब यह मुमकिन है। भारत ब्रिटेन से खरीद सकता है मिसाइलें। ब्रिटेन ने भारतीय वायुसेना यानी IAF के अधिकारियों के सामने लीबिया युद्ध में इस्तेमाल की जा रही MBDA मिसाइल का प्रदर्शन गुपचुप तरीके से किया। यह प्रदर्शन उस समय किया गया जब नाटो की सेनाएं लीबिया के तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के ठिकानों को निशाना बना रही थी। ब्रिटेन ने नई दिल्ली से इन्हें खरीदने की पेशकश की थी। मिसाइल निर्माता कंपनी MBDA के वरिष्ठ अधिकारी फ्रैंक मार्गर ने बताया कि 2 महीने पहले वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल NAK ब्राउन समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ब्रिमस्टोन प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल यानी MBDA का प्रदर्शन किया गया था। MBDA को 4 देशों के यूरोपीय मिसाइल विनिर्माण संघ ने बनाया है। इसके निर्माण की सुविधाएं इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा 126 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के लिए जारी निविदा में इस मिसाइल को साथ देने का प्रस्ताव है। रतन टाटा को है उत्तराधिकारी की तलाश। टाटा समूह में 2 दशक गुजार चुके रतन टाटा ने कहा कि एक सच्चे नेता की विरासत का लोगों पर एक अलग असर होता है और वह विरासत लोगों की जिंदगी बदल देती है। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वह अपने उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं। टाटा का उत्तराधिकारी खोजने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि टाटा दिसंबर 2012 से सेवानिवृत्त होंगे। टाटा रविवार को स्विट्जरलैंड के राजदूतों की ओर से सम्मानित होने के बाद अपने विचार रख रहे थे। टाटा के मुताबिक वह टाटा समूह में जो कुछ भी कर सके अकेले नहीं बल्कि अपने लोगों की मदद से कर सके। उन्होंने कहा कि वह अपने सहकर्मियों, कंपनी के CEO तथा उन लोगों के आभारी हैं जिनकी मदद से टाटा समूह में सब संभव हो सका। रतन टाटा को उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्विस एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत फिलिप वेल्ती ने टाटा को कल यह अवार्ड प्रदान किया। भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक कारोबार में रतन टाटा के योगदान की सराहना करते हुए वेल्ती ने कहा कि स्विट्जरलैंड के आर्थिक स्तंभों में से एक स्तंभ भारत में इसका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। लेकिन स्विट्जरलैंड में टाटा समूह के निवेश के साथ भारत से विदेश में FDI का युग शुरू होता प्रतीत हो रहा है। टाटा ने एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब को असाधारण नेतृत्व क्षमता का धनी बताते हुए कहा कि जॉब्स एक बड़ा उद्यमी बनने की कोशिश करने के बजाय कुछ अलग करने में लगे रहे, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी ही बदल डाली।
दीपिका की प्रेम कहानियों पर फिल्म। आने वाले वक्त में आपको अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के जीवन के चर्चित प्रेम प्रसंगों पर फिल्म देखने को मिलेगी। जी हाँ, निर्देशक प्रशांत चड्ढा इस सुंदरी की लव लाइफ पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें दीपिका की निहार पांड्या, रणबीर कपूर और युवराज सिंह से जुड़े प्रेम के किस्सों की हकीकत को सामने लाया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में निहार मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। कहा जा रहा है कि दीपिका ने रणबीर के लिए निहार को छोड़ दिया था। चड्ढा के मुताबिक एक समय था जब वह दीपिका के काफी करीब थे। वह सभी जानते हैं कि दीपिका के कारण निहार का दिल टूटा था। उसने दीपिका के लिए सब कुछ किया, 3.5 साल तक दीपिका का ख्याल रखा। वास्तव में दीपिका अपने माता पिता के साथ करीब 3 साल तक निहार के घर में ही रही थी। उन्होंने बताया कि कोई नहीं जानता कि रणबीर से ब्रेकअप के बाद दीपिका रोती हुई निहार के पास ही आई थी। निहार ने तब रणबीर की कार को रोककर रणबीर से कुछ सवाल किए। इसके बाद क्रिकेटर युवराज सिंह और दीपिका के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म की स्क्रीन प्ले अभी तक लिखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार निजी जिंदगी पर फिल्म बनाए जाने की खबर से दीपिका काफी परेशान है। चड्ढा ने बताया कि फिल्म की शुरुआत निहार के एकल संवाद से होती है, जिसमें वह कहते हैं कि वह दीपिका से बहुत प्यार करते हैं। चड्ढा के मुताबिक फिल्म के विवादास्पद विषय को लेकर उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 2012 में आएगी दबंग 2। चुलबुल पांडे, सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा के दमदार अभिनय से सजी फिल्म दबंग के सीक्वल का इंतजार करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। फिल्म के निर्माता ने ऐलान किया है कि दबंग 2 को अगले साल क्रिसमस से पहले 21 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा। रिकॉर्ड तौर सफलता हासिल करने वाली फिल्म दबंग के निर्माता और सलमान खान के भाई अरबाज खान ने आज ट्विटर पर इसकी घोषणा करते हुए इस बात का खुलासा किया है। इससे पहले आई खबरों में कहा गया था कि दबंग 2 की शूटिंग अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है, लेकिन अरबाज खान ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया और कहा कि यह फिल्म आने वाले अगले साल के मार्च में शुरू हो जाएगी और 21 दिसंबर 2012 को रिलीज हो जाएगी। और अब आज के मौसम की जानकारी। सोमवार की सुबह आसमान में बादल रहेंगे व हल्की धूप के साथ तापमान रहेगा -2 डिग्री सेल्सियस। दिन के समय भी आसमान में बादल ही बने रहेंगे व तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस और शाम के समय आसमान साफ रहेगा व तापमान रहेगा 7 डिग्री सेल्सियस और रात भर साफ आसमान के साथ तापमान रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।